So make some noise for Sukrut Dio, poetry, शायरी and humor. Let's see. मैं कलाकार हूँ। मैं चेहरे बदलता हूँ पर अपनी पहचान नहीं। मैं किरदारों की जिंदगी जीता हूँ पर अपनी नहीं। हर जगह से हार चुका हूँ फिर भी ठोकरें कम नहीं। जीते जी इस कलाकार की उम्मीद को छीन ले इतना उस खुदा में भी दम नहीं। What a guy. I love you so much, Sukrut Dev bhai. What a guy. इंडियाज गॉट लेटेंट ये शो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं था। पिछले एपिसोड में इतनी कंट्रोवर्सीज हुई, इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन मैंने कभी भी इस शो का एक भी एपिसोड नहीं देखा था। लेकिन इसी हफ्ते के पहले ही दिन मैंने एक रील देखी और रील में एक शख्स का ऐसा दमदार परफॉर्मेंस देखा जिसके बाद मुझे इस शो को पूरा देखना पड़ा। और आज वही शख्स मेरे साथ इस स्टूडियो में है। सुकृत देव ये वही आर्टिस्ट है जिन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट के सीजन 2 के पहले ही एपिसोड में धमाल मचा दी है। और जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग का प्रदर्शन किया उससे काफी लोग अब इंप्रेस हो चुके हैं। और एक और बात, सुकृत के फॉलोअर्स जो उसके पहले तक 7 से 8 हजार थे वो अब 4 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो जिस तरह से सुकृत ने अपनी एक्टिंग का नमूना पेश किया है उसके बाद लगातार उनकी तारीफ हो रही है। और आज स्टूडियो में सुकृत मेरे साथ हैं और उनसे ही बात करेंगे, उनके स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, इंडियाज गॉट लेटेंट के शो में वो किस तरह से गए, क्या हिचकिचाहट थी, वो सारी चीजें आज हम उनसे बात करेंगे। सुकृत, लोकमत हिंदी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुकृत, बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त आपने एक्टिंग की। आपका जो परफॉर्मेंस था वो पहले 30 सेकंड में ही लोगों को इतना भा गया कि लोगों ने ये उम्मीद जताई कि इस एक्ट को 2 मिनट में नहीं बल्कि लंबा चलना चाहिए था। किस तरह से आपने प्रिपेयर किया इसको लेकर? क्या कोई इंस्पिरेशन थी इस पे? ये जो कैरेक्टर वो इंस्पायर्ड है एक मराठी ड्रामा से जिसका नाम है तळीराम। लाइक उस कैरेक्टर का नाम तळीराम है और उस नाटक का नाम है एकच प्याला। तो फिर वो जो कैरेक्टर है मैंने पहले कई मोनो एक्ट्स में या फिर कई ऑडिशंस में परफॉर्म किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही कैरेक्टर यहाँ पर भी लेके जाया जाए, सिर्फ थोड़ा सा नॉटी वे में, नॉटी इन द सेंस थोड़ा सा फनी वे में या फिर थोड़ा सा विटी वे में। तो फिर मैंने वो सब इम्प्रोवाइज़ किया, थोड़ा बहुत लिखा उसके ऊपर और भेज दिया ऑडिशन एंड हो गया सिलेक्शन। तो जैसे कि समय रैना का शो है। हाँ। समय रैना के शो में ये कहा जाता है कि लोग जब जाते हैं तो उनका करियर खत्म हो जाता है। किसको अपने करियर का रिस्क लेना है तो वो समय रैना के शो में जाए। तो जब इसका सीजन 2 शुरू होने वाला था तो आपको कुछ ऐसा लगा नहीं कि समय रैना के शो में जाऊंगा तो यार मेरे साथ भी वैसा ना हो जाए जिस लोगों के साथ होता है? ऐसा आपको किसने बताया? मुझे तो मालूम नहीं कि करियर खत्म होते लोगों के, लेकिन नहीं, ऐसा कहा जाता है क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सीज और ये सारी चीजें होती है जिसके बाद एक बड़े कैनवस पर ये एक लोगों के बीच में इमेज बन जाती है कि यार इस शो से तो मैं दूर ही रहूं, नहीं तो फिर सोशल मीडिया पर मेरे साथ क्या क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो एक तरह से इमेज खराब होने का भी डर रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी समय रैना के शो की वजह से, उस प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत लोगों का करियर बना है। फॉर एग्जांपल केशव झा हो गया या फिर नमन अरोरा हो गए या फिर शैरन वर्मा हो गए, और ऐसे बहुत एक्टर्स हैं जिनको एक शोकेस करने का चांस मिला और उन्होंने किया और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। और मुझे कोई टेंशन नहीं था क्योंकि मुझे बस मेरा परफॉर्मेंस देना था एंड मुझे पता था कि वहाँ पे जाने के बाद कुछ कुछ बातें होंगी, वो मुझे रोस्ट करेंगे। लेकिन मैं उस बात के लिए रेडी था क्योंकि वो शो ही इतना अच्छा है और मुझे बस अपना शोकेस करना था टैलेंट, एंड मैंने वो किया। मुझे मेरा एक्ट लोगों तक पहुँचाना था और मैंने वो कॉन्फिडेंटली पहुँचा दिया। उस प्रिपरेशन किस तरीके से की? मतलब हाँ। आपने जो बताया कि एक एक्ट है उसको मैंने रेफरेंस लिया और उसके आधार पर मैंने जो है अपनी ये किया। हाँ। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमको बहुत सारी चीजें इम्प्रोवाइज भी करनी पड़ती है ऑन स्टेज पर जाके। और 2 मिनट का ही वक्त था हाँ। कि 2 मिनट में आपको Perform दिखाना है करना कि था। आपको जलवा आपका दिखाना ही है। हाँ। तो आपने किस तरह से उस सारी चीजें में तो जो मेन मेरा जो परफॉर्मेंस था उसकी मैंने प्रैक्टिस करके मैं घर से गया था। लेकिन उसके बाद के जो सवाल जवाब थे, हाँ, थोड़ा बहुत बेसिक सोच के गया था। इस सवाल का जवाब मैंने ये क्यों लिखा है, लाइक जवाब पे वो लोग सवाल पूछते हैं ना,
तो फिर वो जवाब का मैं सोच के गया था कि अगर इन्होंने ये पूछा तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा, तो फिर वैसा रेडी किया था। लेकिन ज़्यादा अच्छा। कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि बेसिक जो है, जो एक्टिंग है वो बेवड़ा कैरेक्टर की या फिर वो नशेड़ी कैरेक्टर की, तो फिर वो जो थी वो बहुत सालों से मैं करते आ रहा हूँ, तो फिर ईज़ी था थोड़ा। अच्छा, मतलब ये जो बेवड़े की जो हाँ, कैरेक्टर थी उस आपने इसके पहले भी कई जगहों हाँ, पर किया है। किया हुआ है। हाँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आप पहले भी यहाँ पर आके गए थे, 2 बार आपने कोशिश भी की थी हुँ। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आने की, क्या हुआ था? क्या उसमें आप सफल नहीं हो पाए? कहाँ अटक गए थे? पता नहीं, शायद से बहुत से लोगों ने ऑडिशंस भेजे होंगे, तो बहुत सारा नीचे चला गया होगा, किसी ने चेक ना किया होगा। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरी बार भेजा, लाइक सीज़न 2 के ऑडिशंस के लिए पहली बार मैंने भेजा था, तो तभी उसका कॉल आ गया, मतलब सिलेक्शन टीम का कॉल आ गया, आकांक्षा मैम करके हैं, बहुत अच्छे, और तुषार पुजारी करके। तो उन्होंने सिलेक्शन किया और बहुत अच्छा लगा। शायद से पहली 1-2 बार मेरे में बात नहीं रही होगी, या फिर उस ऑडिशंस में बात नहीं रही होगी, लेकिन जब भी हुआ तभी बहुत खुशी हुई। अच्छा, जिस स्टेज पर आप गए थे वहाँ पर आलिया भट्ट, हाँ। शर्वरी कर थी, इसके अलावा समय रैना थी। इन लोगों से किस तरह का, मतलब आपको समय रैना के बारे में मैं पर्सनली बात करूँगा, क्या बातचीत होती है उनसे? हुँ। क्या किस तरह से उनके साथ रिलेशन है आपका? हाँ, समय भाई बहुत अच्छे हैं, एक दोस्त की तरह, जैसे एक बड़े भाई जैसे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, पूछा था जब भी पहला एपिसोड आया था तभी। दूसरे ही दिन उनका फ़ोन आया एंड उन्होंने पूछा कि कैसा लग रहा है भाई? क्रेज़ी हो गया भाई, इतना फ़ॉलोअर्स बढ़ गया भाई, और रात भर सोया कि नहीं फिर तू? मैं बोला हाँ, नहीं सोया था, क्योंकि मैं सब मैसेजेस देख रहा था, मेंशन्स देख रहा था, बहुत प्यार कर रहे थे लोग, कमेंट्स पढ़ रहा था। तो फिर उसी में मेरी पूरी रात निकल गई। और बहुत अच्छा, अभी भी वो कांटेक्ट में है। वो कभी भी बोलते हैं कि कुछ भी कभी भी लगे, आपको लगे कि कुछ आपको वीडियो बनाना है मेरे साथ या फिर कुछ करना है तो बताओ, मैं हमेशा हूँ सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, समय रैना को लेकर सोशल मीडिया पर इतनी सारी बातें हुँ, कही जाती हैं हुँ, कि बहुत से लोग उनके अगेंस्ट चले जाते हुँ, हैं। आप उनसे पर्सनली मिलते हो तो क्या, किस तरह, जो सोशल मीडिया पर उनके अगेंस्ट बोला जाता है हुँ। और पर्सनली जब आप मिलते हो तो वो किस तरह का आदमी है? आई थिंक सोशल मीडिया पे अगेंस्ट बोला जाता है, ये जनरेशन का सवाल है। लाइक ऑब्वियसली पहले की जनरेशन को कभी कुछ शब्दों से दिक्कत है, कुछ लैंग्वेजेस से दिक्कत है, तो इसलिए वो वैसा बोलते हैं। लेकिन अगर वो उनको पर्सनली जाके मिलेंगे, लाइक मेरी मम्मी ने भी उनसे पहली बार बात की, तो उनको बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, उनसे बात करके। तो फिर लेकिन अभी हर एक का सोच होता है, उस पे हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बहुत अच्छा आदमी है समय। अच्छा, आप काफ़ी सालों से थिएटर कर रहे हो और काफ़ी जगह पर आपने परफॉर्म किया हो हुँ, और अमरनाथ से आप आते हो। हुँ, आपकी स्टोरी बताइए कि आपने किस तरह से शुरुआत की, फैमिली में कौन-कौन है, हुँ, किस तरह का स्ट्रगल रहा? हुँ। आपका एक इंस्टाग्राम पेज भी हाँ, है ना? क्या साहिल आला रे, सुखी हाल है। सुखी आला रे। हाँ। तो किस तरह से आपकी घर से आपकी जर्नी शुरू हुई थी? किस तरह से हुँ। आपने सोचा कि मुझे एक्टिंग करना चाहिए? तो जो मेरे में एक्टिंग का या फिर डांसिंग का जो कीड़ा है वो मम्मी-पापा की वजह से, क्योंकि मम्मी-पापा दोनों भी एक्टर्स हैं, दोनों भी ओह! डांसर्स हैं। तो वो बहुत पहले से एक्टिंग करते हैं, डांस करते हैं। तो फिर वहीं से मुझे एक्टिंग करने का इंस्पिरेशन मिला है एंड उन्होंने ही मुझे जो मैं आज हूँ, वो मम्मी-पापा के सपोर्ट की वजह से, एंड उन्होंने मुझे सिखाया, इसकी वजह से हूँ। और कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात किया जाए तो अभी 2020-21 में कुछ रील्स जब भी आए तभी कंटेंट क्रिएशन शुरुआत की कंटेंट क्रिएशन की। और ठीक है, मतलब अच्छा चल रहा था सब, फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन उसका कभी प्रेशराइज़ नहीं हुआ मैं कि फॉलोअर्स नहीं है, क्योंकि फॉलोअर्स के ऊपर एक्टिंग या फिर किसी का टैलेंट जज नहीं होता। हुँ। फॉलोअर्स सिर्फ एक नंबर्स होते हैं, वो जब तक बढ़ते नहीं हैं तब तक ब्रांड्स नहीं आते, वो सब बातें सिर्फ। लेकिन कंटेंट क्रिएशन में बहुत किसी की मदद हुई है तो मेरे फ्रेंड्स की हुई है, लाइक मुझे मोटिवेटेड रखते थे हमेशा, और घर वाले थे, तो हो गया। थिएटर में आपने कई जगह पर काम किया। हुँ, थिएटर में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? कहाँ-कहाँ पर आपने मंच से अपना मीन्स कौन-कौन हुँ, से शोज़ आपने किए हैं? किस तरह से हुँ। रहा है आपका जर्नी? तो थिएटर 2019 में मैंने एक 1920 में कुछ एक वन एक्ट प्ले किया था, जिसको मराठी में एकांकिका बोलते हैं। भाग धन्नो भाग करके एक एकांकिका थी, तो उसमें मैंने बैक स्टेज किया था, ऑन स्टेज नहीं किया था। तो तभी से शुरुआत हुई एंड फिर उसके बाद में 1-2 साल जॉब करने के बाद फिर से मैं थिएटर में जॉइन हुआ, तो जो जॉब छोड़ने के बाद। तो जब भी जॉइन हुआ तब एक मराठी में एक डायरेक्टर है पुरुषोत्तम बेर्डे सर, तो उनके एक नाटक का ऑडिशंस था, तो मैंने वो नाटक का ऑडिशंस दिया एंड उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। और उसके बाद में एक यदा कदाचित रिटर्न्स करके एक नाटक है, तो उसमें अभी मेरा फ़िलहाल काम चालू है। बीच में एक सलवा जुडूम करके एक मेघन गुप्ते डायरेक्टेड एक स्क्रिप्ट था, उस पे भी मैंने काम किया था।
वो कमर्शियल नहीं था, वो प्रायोगिक था, लेकिन ये ऐसी एक शॉर्ट जर्नी थी। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि सुकृत जो है वो अमरनाथ इलाके से आते हैं, जो कि मुंबई का सबर्बन इलाका लग जाता है। और मुझे पर्सनली इसलिए ज़्यादा खुशी होती है सुकृत जैसे एक्टर्स की, जो जिन्हें इतना माइलेज मिलता है, इतना शोहरत मिलती है, क्योंकि मैं खुद कल्याण इलाके में रहता हूँ और हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम कल्याण, डोंबिवली या फिर आगे जो अमरनाथ उल्लासनगर वाले लोग रहते हैं, उनका एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें जो है या तो गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलने में काफ़ी दिक्कत लगती है, काफ़ी मतलब हम लोगों को इन सारी चीज़ों को बहुत ही बाद में मिलने की उम्मीद रहती है। आपको ये मिला, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मुझे। आपने कहा कि आप जॉब करते थे, क्या जॉब था वो? वो एक शिपिंग कंपनी थी। शिपिंग कंपनी में मैं बिल ऑफ लीडिंग जनरेट करता था। लाइक जो अच्छा। बिल ऑफ लीडिंग मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जब भी होता है, तो तभी एक बिल बनता है, तो वो बिल हम लोग को चेक करना होता था। ओके। तो उस वक़्त फिर आप अपने एक्टिंग के करियर को किस तरह से मेंटेन करते थे? तभी मैं साइड बाय साइड एक्टिंग वर्कशॉप्स करता था, ऑनलाइन वर्कशॉप्स करता था, कभी कहीं अगर वर्कशॉप्स है तो अटेंड करता था, और दोस्तों के साथ में कभी कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन छोटा-सा ले लिया, वैसा सब। साइड बाय दोस्तों के साथ जब आप रील्स बनाते थे हाँ। तो किस तरह से आप लोग, जैसे कि अगर आप किसी थिएटर ग्रुप के साथ बैठे हैं तो आपको प्रॉपर्ली स्क्रिप्ट लिखना, एक एक्सपर्ट लोग हुआ करते थे, उनके साथ बैठ के आप लोग को काम करना पड़ता था। तो अब आप और दोस्त के साथ आपके घर के बाजू वाले दोस्त के पास आप बैठे बोले कि चल अपने को आज रील बनाना है, हाँ। तो किस तरह से आप लोग काम करते? क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ कि इंडिविजुअल रील बनाने वाले तो अलग होते हैं, कई बार बहुत सारे कैरेक्टर्स हाँ। के रील्स भी होते हैं। तो आप लोग कैसे उसकी स्क्रिप्टिंग करते हैं या फिर इम्प्रॉम्प्टू निकल जाता है? नहीं, कुछ-कुछ स्क्रिप्ट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सीरियस कुछ वीडियो है, तो सीरियस टॉपिक रहेगा तो स्क्रिप्टिंग ऑब्वियसली करना ही पड़ता है। लेकिन अगर फ़नी है, जो हल्का-फुल्का है, तो वो ऑन द स्पॉट बैठ के इम्प्रोवाइज़ हो जाता है कैमरा के सामने। जी। हुँ। और आपके दोस्त लोग मतलब कितने उस वो एक्साइटेड रहते हैं कि आपके साथ रील बनाएँगे, या फिर हाँ, पूरा ग्रुप जो ही है ऐसा कि हाँ, हम अलग-अलग प्रोफाइल्स के लिए अलग-अलग रील बनाएँगे? हाँ, अलग-अलग प्रोफाइल्स के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं, यश बोरनारे है, निखिल गांगुड़े है और साइराज है, बहुत लोग हैं। तो हम लोग जस्ट ऐसे डिस्कस करते हैं कि भाई तेरे साथ ये कॉन्सेप्ट बनाने का है, फिर अगर कुछ बॉडी लैंग्वेज अगर उसमें चाहिए, तो फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि तेरे साथ ये बनाने का है, तेरे साथ ये बनाने का है, मिलते हैं, बनाते हैं। एंड मिलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं उस पे थोड़ा बहुत, अगर उसको कुछ ऐड ऑन्स करना रहता है, फिर कुछ माइनस करना रहता है, वो सब डिस्कस करके हम लोग बना देते हैं। तो ये सब अमरनाथ में ही होता है या फिर? हाँ, कभी अंबरनाथ में, कभी बदलापुर में, या फिर बहुत मैं अजिंक्य करके मेरा एक दोस्त है, वो भी काफ़ी सालों से कर रहा है अजिंक्य। तो मैं मालाड जाता हूँ, कभी मालाड से वो अंबरनाथ आता है, तो ऐसा अच्छा। सब। हाँ। अच्छा, एक और चीज़, अभी मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था हमारे फ़िल्मी के चैनल के लिए। आपने कुछ स्टेटस लगाया था जिसको लेकर समय रैना का फ़ोन आया, क्या मामला था वो? वो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मेरा एक दोस्त था, उसने एक स्टोरी अपलोड, मेरा फ़ोन लिया उसने, उसके उस दिन ना मेरे दोस्त के घर पे, यश नाम का एक मेरा दोस्त है, उसके घर पे वास्तु शांति का पूजा था, वहीं पे वो लड़का आया था। तो उसने मेरा फ़ोन लिया एंड उसने एक स्टोरी जो उसने लगाया था, मुझे मेंशन किया था, उसने उसमें मेंशन बैक दिया और फॉलो बैक दे दिया। तो मुझे पता था उसने किया है, लेकिन मैंने गाना-वाना इतना सुना नहीं। तो वो समय भाई का फ़ोन आया कि अरे भाई इसमें थोड़ा वल्गर गाना है भाई, वो सब डिलीट कर दो, अभी तुम कुछ तो हो गए हो, तो फिर ऐसा गाना-वाना मत लगाओ। तो फिर मैंने बोला कि वो मेरा दोस्त ने मेरा फ़ोन ले लिया, तो इसके वजह से वो गाना उसने डाल दिया था। तो समय भाई बोलते हैं, हाँ, मेरे भी शो में मेरा दोस्त ही आया था, वही बोल के गया था। दोस्त कई बार ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, हाँ। लेकिन फ़ायदा भी करता है। हाँ। काफ़ी चीज़ें ये होती है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप कोशिश करते जा रहे हो, आप अच्छे-अच्छे रील्स, अच्छे-अच्छे कंटेंट बनाते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके रील्स को उतनी रीच नहीं मिलती है, आपके फॉलोवर्स जो हैं वो उतने नहीं बढ़ पाते हैं। तो कभी ज़िंदगी में ऐसा वक़्त आया कि आपको लगा कि यार ये सब बंद कर देना चाहिए, अब अपनी शिपिंग कंपनी का भी अपन फिर से शुरू करना चाहिए और चलो वही ठीक है, इसमें स्ट्रगल करके मतलब नहीं है, ऐसे ऐसा कुछ? अब भी जस्ट लेटेंट शो का ऑडिशन भेजने से कुछ महीने पहले फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत चल रहा था घर में, तो फिर मैं सोचा कि अभी क्या हम लोग घर में बैठे रहते हैं, एक ड्रामा शुरू था, लेकिन एक ड्रामा से ऑब्वियसली किसी का पेट नहीं भरता है। तो फिर मैं सोच रहा था, मैंने इंटरव्यू देना मैंने चालू किया था, रेज्यूम भेजने को कई एप्लीकेशन डाला था, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा था और वो सबमिट नहीं हो रहा था रेज्यूम।
पर मैंने सोचा था कि मैं फिर से पैसा कमाऊंगा, जॉब करूंगा, फिलहाल साइड में रखते, लेकिन भगवान की दया से, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया इसी में जिसमें पसंद है अपने को। नहीं, लेकिन कई बार लोगों के साथ हम्म, कई बार ऐसा होता है कि आप कोशिश कर रहे हो और काफी अच्छा कंटेंट भी बना रहे हो। हम्म, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स मैं देखता हूँ हम्म। कि अच्छा कंटेंट बनाते हैं लेकिन उनके कंटेंट वायरल नहीं नहीं हो होते हैं। पाते, हाँ। और ऐसे टाइम जगह पे कुछ क्लीशे कंटेंट होते हैं, हम्म। कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो बिलो द बेल्ट होते हैं, हम्म, उनको ज़्यादा लोग पसंद इम्पोर्टेंस दे करते देते हैं। और हम देखते हैं कि कई ऐसे क्रिएटर्स हैं, उनके मिलियंस में व्यूज़ सिर्फ उनके चेहरे पर ही चले जाते हैं। मतलब उनको एक्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और उसके वजह से अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि उनके जो कंटेंट होता है उसे कोई देखता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा, एक महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है थिएटर्स का। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये फिल्मों की चकाचौंध की वजह से हमेशा थिएटर कहीं ना कहीं छुपता रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन वो बेस है तो उसको इग्नोर करके नहीं नहीं, चलना। महाराष्ट्र में तो हाँ। मैं ये कहूँगा कि जितने हम्म, अच्छे, जितने ग्रेट आर्टिस्ट महाराष्ट्र से निकले हैं, मुझे नहीं लगता है कि देश के किसी भी हिस्से से कोई भी नहीं निकले। और महाराष्ट्र की जो थिएटर्स है, इंडस्ट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जब ये बॉलीवुड आ जाती हैं, बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, तो अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स ऐसा लगता है कि उन्हें उतना ये नहीं मिलता है जितना उन्हें फुटेज मिलना चाहिए। तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार थिएटर में स्ट्रगल है, मैं फिल्मों में ट्राई करूं? थिएटर में स्ट्रगल है, सही बात है, लेकिन थिएटर में जो बंदा अच्छे से परफॉर्म करता है या फिर जो एक्टिंग अच्छे से करता है, उसको कभी ना कभी फिल्म्स मिलता है, कभी ना कभी उसको रिकग्निशन मिलता है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मिलता है। लेकिन ये भी होता है कि थिएटर में बहुत से अच्छे अच्छे अपने हमारे बड़े बड़े हाँ। आर्टिस्ट हैं, फिर चाहे परेश रावल जैसे ही आर्टिस्ट क्यों ना हो, नसरुद्दीन शाह जैसे आर्टिस्ट क्यों ना हो, वो फिल्मों को ब्रेक देते हैं लेकिन थिएटर को ब्रेक नहीं देते। उनका कहना है कि थिएटर जो है वो असली जान है एक एक्टर की। तो जब आप परफॉर्म करते हो, एक रियल टाइम एक्टिंग उसमें होती है, एग्जैक्टली, हाँ। तो उसमें किस तरह का फील आता है? वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है और वो आपको ऑन द स्पॉट आपको संभालना आना चाहिए। वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर मैटर करता है, आप कितने सालों से कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो वो चीज़ हैंडल। जब भी अगर कुछ स्टेज पे गलती हो गई, लेकिन वो पब्लिक को पता नहीं चलनी चाहिए, तो फिर वो एक्टर पे डिपेंड करता है। इम्प्रोवाइज करना पड़ता है एग्जैक्टली, तुरंत। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, ये जो शो में आप गए थे, इंडियंस गॉट टैलेंट में, यहाँ पर इतने सारे ये थे, जजेस थे, कभी आपको लगा नहीं कि यार मुझे भी ये लोग रोस्ट कर देंगे? क्योंकि वो शो ही जो है वो बना हुआ एकदम रोस्ट करने के तरीके पे। तो आपको लगा नहीं कि यार मुझे रोस्ट कर देंगे, फिर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इस तरह की चीजें? हाँ। कैसा फील, कैसा उस स्टेज पर जाके कैसा लगा कि भाई अब तो मैं आ चुका हूँ बॉर्डर लाइन पर, अब गोलियां कभी भी चल सकती है? तो मैं घर से प्रिपेयर्ड होके गया था कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो फिर वो अपने को रोस्ट करेंगे, एंड मैं ओपन था उस चीज़ के लिए। लेकिन मुझे कुछ बर्डन नहीं था कि वो रोस्ट कर देंगे तो मैं क्या कम बैक करूँ या फिर ऐसा कुछ। मुझे बस अपनी एक्टिंग पहुँचानी थी लोगों तक, वही मेरा मेन एम था, और वो पहुँच गई लकीली। बहुत अच्छा आपने एक्ट किया, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा जो इंडियंस गॉट टैलेंट का, मुझे लगता है कि ये पहला एपिसोड होगा जिससे लोगों को काफी पॉजिटिव वाइब्स जा रही हैं। हालांकि खुले विचार वाले हमेशा से उसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस शो के सेकंड सीजन से मुझे लगता है कि और भी लोग उसे पॉजिटिव तरीके से देखने को मिलेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा ये कि आपके उस शो के बाद अचानक से आपके फॉलोअर्स बढ़ गए, उस वक्त कैसा लगा आपको? क्या नींद आई कि नहीं आई? नहीं, बहुत अच्छा फीलिंग था, बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे समय भाई तभी बोले थे कि भाई तू रेडी रहे, तू और डोनाल्ड ट्रम्प, तुम लोग रेडी रहो, तुम लोग का बहुत अच्छा फटने वाला है। मैंने इमेजिन किया हाँ चल हो जाएगा, 1-1.5 लाख हो जाएंगे, लेकिन इतना हो जाएगा कि लोग घर पे गिफ्ट्स भेजेंगे, स्केचेस भेजेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग है, इतना प्यार दे रहे सब डीएम्स में। तो डोनाल्ड ट्रम्प भी आया था ना, क्या नाम है उनका? अविनाश अग्रवाल, हाँ। उनका भी काफी अच्छा हाँ, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। मतलब पूरे एक्ट में जो पूरा का पूरा शो था उसके अंदर आप दोनों का परफॉर्मेंस ही हाँ। सबसे जबरदस्त रहा। आलिया से बात हुई उसके बाद?
नहीं नहीं, मैं शो के बाद मेरा परफॉर्म करके मैं तुरंत घर चला गया था क्योंकि अम्बाला जाने में बहुत लेट होता है। ये हम लोगों का यही हाँ। दुख है। मैं भी अपनी 6:30 बजे की ट्रेन नहीं छोड़ता हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो। हमारी एनुअल जनरल मीटिंग थी हमारे एसोसिएशन की, मैं वो भी छोड़ दिया। मैं कभी कभी एक स्टोरी भी कम करनी पड़ती है, लेकिन मुझे ट्रेन नहीं छोड़नी पड़ती। यार ये ट्रेन का स्ट्रगल आपकी लाइफ में क्या लगता है कि और कब तक रहेगा? अभी वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया है। वो अभी वो अच्छा भी लगने लगा है कि क्योंकि उसी के वजह से तो मैं जा पाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ट्रेन में एक चीज मैं देखता हूँ कि हाँ। ट्रेन में भी कई सारे ऐसे कैरेक्टर हैं। हाँ हाँ क्या कभी कैरेक्टर उनको देखकर ऐसा लगा कि यार इस तरह का कैरेक्टर भी अपने को करना चाहिए? हाँ, आइडियाज वहां से मिलते हैं क्या? हाँ, आफ्टर ऑल ऑब्जर्वेशन मैटर्स द मोस्ट। और ऑब्जर्वेशन जितना, एक एक्टर का ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा है, लिसनिंग जितना अच्छा है, उतना ही वो एक्टर आगे जाता है। क्योंकि बहुत सारे ढेर सारे कैरेक्टर्स जो दिखते हैं, कभी ट्रेन में, कभी रास्ते पे, बस स्टॉप पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद Yes, thank you सुकृत so much. हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ सुकृत देव थे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के बदौलत लोगों के दिलों में जगह बनाई है और उनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे, हम दुआ देंगे कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, आपके फॉलोअर्स जल्द ही मिलियंस में चले जाएं और आपको बड़े बड़े शोज मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत थैंक करने यू के सो लिए। मच, थैंक यू, धन्यवाद।